तो ये घटना हुई है, इसके पीछे आप किसको सबसे पहले दोषी मानते हैं? लोग कह रहे हैं कि लव ट्रायंगल का एक मामला देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहाँ का प्रशासन, वहाँ का भ्रष्ट प्रशासन और सत्ता की सह में पल रहा प्रशासन। मतलब संविधान को मानने वाले लोग हैं और इनका कहना है कि संविधान से ही देश चलेगा। और जिस तरह से गोली मारी गई है पैर में, और लोग कह रहे हैं कि वहीं गोली कहीं और भी लगना चाहिए था। अभी हाल ही में अमेठी में शिक्षक की हत्याकांड को तो आपने देखा होगा, जो सुनील कुमार के साथ ही साथ उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है एक चंदन नाम के सिरफिरे के द्वारा। फिलहाल हम लोग उस रायबरेली में हैं। रायबरेली में सुनील कुमार के पैतृक गांव में पहुंचे हुए, जहां पर उनका निवास होता है। फिलहाल अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के साथ जो है कि तमाम सामाजिक संगठन के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और उनके दुख दर्द को, उनके परिवार के दुख दर्द को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल उसी बीच बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम उनके साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं कि एक परिवार, इनके परिवार से मिला जाए और उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि जब इसके पहले, जब पिछले 18 को जब एक एफआईआर दर्ज कराया जाता है, उस पर वो भी जो SC/ST एक्ट के साथ ही साथ छेड़खानी की भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर भी जो है उस पर पुलिस प्रशासन मौन रहती है, उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती, जिसका परिणाम है कि आज ये दिन देखने को मिला सुनील कुमार के परिवार के साथ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आखिरकार इस जो ये घटना हुई है, इसके पीछे आप किसको सबसे पहले दोषी मानते हैं? आप देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना का दोषी वहाँ का प्रशासन है, जहाँ पे उस बहन ने एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने के बावजूद जब वो परेशान हो गई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तमाम तरीके की उसने जो है संघर्ष किए, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और वो मुकदमा SC/ST एक्ट जो नॉन वोलेबल है उस धारा के तहत दर्ज हुआ। जान से मारने का प्रयास और छेड़खानी का भी जो है मुकदमा दर्ज हुआ। तो आप मुझे बताइए कि क्या SC/ST एक्ट नॉन वोलेबल नहीं है? है। आप बताइए कि क्या वहाँ का जो CO है, जो SC/ST एक्ट की विवेचना करता है, क्या तत्काल उसको पकड़ के जेल में नहीं डालना चाहिए था? लेकिन वहाँ का प्रशासन, वहाँ का भ्रष्ट प्रशासन और सत्ता की सह में पल रहा प्रशासन, जो कि वो नहीं चाहता है कि किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी जो है दलित को, किसी वंचित को, किसी शोषित को, पीड़ित को न्याय दे। वो वहाँ का जो प्रशासन है, मुझे तो ये लगता है कि वो इंतज़ार में था कि कोई बड़ी घटना हो। वहाँ का जो CO है वो इंतज़ार में था कि कोई बड़ी घटना हो। और आज देख लीजिए आप कि उस परिवार में उस पिताजी का बेटा चला गया, कमाने वाला बेटा, उसकी बहू चली गई और उसके एक 1.5 साल की बेटी थी, एक 5 साल की बेटी थी। पूरा परिवार सत्यानाश हो गया, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। जी। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुआ है? देखिए, परिवार से मैंने पूछा है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आवास पे बुलाया भी था। परिवार से मैंने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है। तो परिवार ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, चूँकि अब जो आरोपी है वो जेल में है। वो देखो, हम लोग संविधान को मानते हैं, अब वो न्यायालय का काम है कि न्यायालय उसको क्या सज़ा देता है, तय करता है। लेकिन हम लोग अपनी बात को, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये आज़ादी देता है कि हम लोग अपनी बात को रखें सरकार के सामने और प्रशासन के सामने। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये सवाल, ये बात रखना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उसको फांसी की सज़ा अगर बनती है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए। एक हत्या के पीछे एक और बड़ा मामला देखने को मिला। लोग कह रहे हैं कि लव ट्रायंगल का एक मामला देखने को मिला, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब इस बात को मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। निराधार आरोप है। बहन का कैरेक्टर ठीक था, बहन गलत नहीं हो सकती है। तमाम व्हाट्सएप पर जो देखिए, व्हाट्सएप चैट और AI का ज़माना है और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस बहन के चरित्र को दागदार करने का जो इस दुनिया में नहीं है, ये साजिश है। उनके परिवार वालों से भी बात हुआ, उनके पिताजी से और उनके भाई से भी बात हुआ। उनके पिताजी का भी कहना था कि जब वो उसका स्वास्थ्य डाउन होता गया तो मैं पूछा कि आखिरकार क्या हुआ है, तब उसने कहा कि एक रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं कि पिछले महीने में हुआ था। देखिए, उनके परिवार से बेहतर मैं भी नहीं जान सकता हूँ। अगर उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि मेरी बहू गलत नहीं थी, तो मैं भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं थी। लेकिन वो प्रताड़ित करता था, पैसे के दम पे वो जलील करता था, जाति सूचक गालियाँ देता था। इससे पूर्व में जो है उसके पति को भी उसने मारा भी था और जब मारा था तभी बहन जो है थाने गई थी न्याय के लिए
उसके बाद भी कहीं न्याय नहीं मिला और आज देख लीजिए कि 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जी। जो चीज़ें हैं जो चली गई हैं वो तो नहीं आ सकती, लेकिन मुख्यमंत्री जी से ये मिले हैं और इनको जैसा कहा कि जैसी परिस्थिति हमारी थी पहले और नौकरी लगने के बाद थोड़ी स्थिति हमारी सुधर रही थी, लेकिन फिर से हम उसी स्थिति क्या उससे भी जो गए गुजरे स्थिति में अब चले गए हैं, क्योंकि परिवार ही नहीं रहेगा तो वो जिंदा किसके लिए रहेंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी तमाम ज़मीन की बात की जा रही है, आवास की बात की जा रही है, सब तमाम सुविधाएँ मिलेंगी तो एक जीने का सहारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जैसा कि उनके पिताजी ने बताया है, ज़मीन की बात कही है, आर्थिक मदद की बात कही है और उस जो भाई था उसके बड़े भाई के लिए नौकरी की बात कही है। तो अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग छीनना भी जानते हैं, न्याय को छीन कर लेंगे हम लोग। ये आप जान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बहुत कम संख्या में आए हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत कम संख्या में आए हैं और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये इन चीज़ों को पूरा नहीं किया गया, जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं की गई, तो हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। हम लोग पीड़ित परिवार को लेके विधानसभा के बाहर बैठेंगे, जहाँ से हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं। जी हाँ जी। मतलब संविधान को मानने वाले लोग हैं और इनका कहना है कि संविधान से ही देश चलेगा। और जिस तरह से गोली मारी गई है पैर में और लोग कह रहे हैं कि वहीं गोली कहीं और भी लगना चाहिए था, जिस तरह से उसने हमारे परिवार को मारा है उस तरह से उसको भी उसके भी परिवार को। देखिए, वो कानून का विषय है, मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ कि गोली कहाँ लगनी चाहिए, लेकिन पूर्व की घटनाएं हमने देखी हैं, निर्दोष लोगों का इनकाउंटर होते हुए भी हमने देखा है। तो ये जांच का विषय बिल्कुल ये होना चाहिए, उसके सीने पे गोली लगनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रशासन ही इसमें संलिप्त है तो फिर कैसे लग सकती आप थी? मान रहे हैं कि हाँ, प्रशासन संलिप्त था और बिल्कुल। पिछली कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल प्रशासन संलिप्त है, अगर नहीं संलिप्त होता तो तभी उसकी अरेस्टिंग हो जाती और आज ये 4 लोगों की जान नहीं जाती। चलिए, जाते जाते क्या कहिएगा, तमाम समाज के भी लोग देख रहे होंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि डरो मत और घर से बाहर निकलो, न्याय छीन कर लो, ऑर्गेनाइज रहो। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संघर्ष तभी आप कर पाओगे जब शिक्षित रहोगे, और जब आप शिक्षा आपके पास होगी तो आप जो है प्रशासन से बात कर पाओगे, समझ रहे हैं। तो हम अपने समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करो, और आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश को विधानसभा में बैठने नहीं दिया जाएगा। चलिए, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने कहा है जो योजनाओं को, जो इनके तमाम आर्थिक सहायता की बात करें, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।